हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एनवायरनल हब। आई एम राखी त्यागी। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट की, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्योंकि इससे पहले भी हम जैसे कि हमने फोस्फोरस साइकिल को डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है सल्फर साइकिल। ओके, तो सल्फर साइकिल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जैसे कि सारी साइकिल्स का हमने पढ़ा है, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है। बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरीके की होती है। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। एक होता है सेडिमेंट्री और एक होता है गैशियस। अब ये किस बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजर्वॉयर, कि उसका रिजर्वॉयर कहाँ है। रिजर्वॉयर मतलब कि वो ज्यादा टाइम या ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको कहाँ पे मिलेगा, कि एटमॉस्फेयर में मिलेगा कि सेडिमेंट्स में मिलेगा। दैट इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, सो आज का जो टॉपिक है सल्फर साइकिल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब कि अगेन इसका जो रिजर्वॉयर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, सेडिमेंट्स के अंदर, रॉक्स में कहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा, वो एटमॉस्फेयर में भी ये होता है गैशियस फॉर्म में सल्फर, बट वो कहाँ किस किस फॉर्म में होता है वही चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें सल्फर के बारे में पता होना चाहिए कि सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में कितना मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कैसे कैसे चीजें हैं। सो इट इज अ एलिमेंट, सल्फर इज द 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, सो हाँ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन याद है आप लोगों के लिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, और अगर क्रस्ट में पूछो, ठीक है, तो आपको क्रस्ट में मेंशन करना है कि क्रस्ट में कौन सा सबसे ज्यादा एलिमेंट आपको मिलेगा, एंड अगर अर्थ में कौन सा एलिमेंट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। ओके, सो द हम यहाँ पे सल्फर की बात कर रहे थे। इट इज अ 14th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। Sulfate ion is the second most abundant ion, next only to chloride in the sea water and carbonate in fresh water. ठीक है, तो अगर सी वाटर की बात करें, क्योंकि आयनिक फॉर्म में जो सल्फेट आयन है वो आपका सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है आयन, नेक्स्ट ओनली टू क्लोराइड। सबसे ज्यादा क्लोराइड है, उसके बाद सल्फेट आयन है। ये सी वाटर की बात करें। कार्बोनेट के बाद है आपका सल्फेट आयन इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। जब मैं वाटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि मतलब वाटर इकोसिस्टम के बारे में, बेसिकली सी वाटर, रिवर वाटर, ये सारी चीजें, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम। एलिमेंटल सल्फर इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रोथर्मली एंड आल्सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड बाय वेदरिंग। तो जो एलिमेंटल सल्फर है उसका क्या, कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या है, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वाटर एंड थर्मल मींस हाई टेम्परेचर जिसका होता है, तो वहां से भी ये ओरिजिनेट होता है एलिमेंटल सल्फर, एंड ऑल्सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड बाय वेदरिंग। जो सल्फाइड है उसका ऑक्सीडेशन से भी आपका एलिमेंटल सल्फर बनेगा। द एलिमेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ऑफ सल्फाइड ऑक्सीडेशन और सल्फेट रिडक्शन। ये सारी चीजें भी आगे फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। नाउ द सल्फाइड एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म, मोस्ट ऑफ विच आर सॉलिड। जो सल्फाइड है आपका वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। हाउएवर डिसॉल्व सल्फाइड कैन अकर एज बाइसल्फाइड एट न्यूट्रल पीएच। ओके, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पीएच के हिसाब से किस किस फॉर्म में आपको जो सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफी चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो जो आपका डिसॉल्व सल्फाइड इट कैन अकर एज बाइसल्फाइड एट न्यूट्रल पीएच, जब पीएच आपका न्यूट्रल रहेगा। पीएच आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि पीएच न्यूट्रल कब होता है, 7 जब होता है। ओके, सल्फाइड आयन एट एल्केलाइन पीएच, बेसिक पीएच जिसको हम बोलते हैं, एंड H2S एट एसिडिक पीएच। ओके, विच इज वॉलेटाइल एंड हैज अ रोटन एग स्मेल। वॉलेटाइल मतलब गैशियस फॉर्म में ये H2S आपका। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम बोलते हैं। रोटन गैस मतलब कि मतलब सड़े मतलब अंडे के जैसी इसमें स्मेल आती है। ओके, द सल्फर साइकिल इन्वॉल्व द 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन
ओके। मैंने लास्ट वीडियो में शायद ये बात आपको बताई थी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल इससे भी क्वेश्चंस बनने लगे एग्जाम में। तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जस्ट मैंने अभी तो मेंशन किया है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टेट है ये होता है -2 से लेके -6, बट अभी एज ऑफ नाउ अगर आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं सेपरेटली इसको आपको बताऊंगी। ओके, सो इसके बारे में भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अब जस्ट अभी आपको याद रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द मोस्ट रेड्यूस -2 टू +6। ठीक है, तो इसके बीच में इसका स्टेट रहता है। Now the sulfur cycle consists of both the terrestrial and atmospheric process. Okay, however, most of it remains in the lithosphere. अभी जैसे मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी सल्फर साइकिल है दैट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, बट इस ये जो है आपका एटमॉस्फेयर में भी एग्जिस्ट करती है, वहां पे भी ये किसी ना किसी फॉर्म में रहती है, क्योंकि सर्कुलेशन इसका वहां पे भी होता है, बट मोस्टली ये लिथोस्फेरिक है, मतलब कि सेडिमेंट्स में ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, तो इसीलिए हम इसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। Now the sulfur compound formed during the cycle can act as oxidant of and or reductant depending on the oxidation state of the compound. जो भी आपका जो सल्फर कंपाउंड फॉर्म होता है इसे साइक्लिंग के, जब सल्फर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द साइकिल कैन एक्ट एज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। जो सल्फर के कंपाउंड है उन्हीं का ऑक्सीडेशन या वो होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, और मतलब वो डिपेंड करता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे कि इसका ये एज अ ऑक्सीडेंट एक्ट करेगा या फिर रिडक्टेंट एक्ट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको लास्ट उसमें बताया था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन 8 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, -2 टू +6। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो, बायो जियोकेमिकल साइकिल है, तो बायो मतलब ऑर्गेनिजम्स का भी इसमें कुछ रोल रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सल्फर साइकिल एज दीज ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम, क्योंकि एंजाइम सिस्टम तो हमने नाइट्रोजन में भी पढ़ा था, वहां पे भी एक एंजाइम था जो वर्क करता था। आप सभी को याद होगा कौन सा एंजाइम था वो, अगर याद है तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस एंजाइम की मैं बात कर रही हूँ। एंड मैकेनिज्म टू फॉर्म द डिफरेंट सल्फर कंपाउंड। Now, the sulfur found in nature might even exist in combined form with other elements like phosphorus and nitrogen. ठीक है, तो ये आपको नेचर में कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है, जैसे फोस्फोरस हमने देखा था कि आपको कंबाइंड स्टेट में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सल्फर भी इसका भी डायनेमिक नेचर है, ये आपको उसमें भी मिल सकता है कंबाइंड फॉर्म में भी। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑन अर्थ माइट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द एडिशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। मतलब कि जो सल्फर का कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कैसे इफेक्ट हो सकता है अगर हम सल्फर कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल में, तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन वेरी करेगा। Unlike inorganic phosphorus compounds, sulfur molecules are usually more soluble in water, which increase their availability to plant and organism found in soil. ठीक है, तो ये भी सल्फर कंपाउंड भी आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो तभी इसको प्लांट क्या कर पाते हैं, अपटेक कर पाएंगे। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए ओके, अब डायग्राम से जैसे ज्यादा समझ आता है तो डायग्राम हम पहले देख लेते हैं, मतलब इसका साइक्लिंग पूरी देखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पे है सल्फर SO2 H2S एटमॉस्फेयर में वॉलेटाइल फॉर्म या गैशियस फॉर्म में ये। ओके, तो इसका देखो सोर्स क्या है भाई, अब ये देखो H2S जो गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो कहाँ पे, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इट कैन बी रेन और स्नोफॉल, एसिड रेन मैं बताती हूँ अभी यहाँ पे एसिड रेन क्यों मेंशन किया हुआ है। तो जब ये H2S या फिर SO2 आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बिकॉज H2SO4 इज एसिडिक, तो इसीलिए उस रेनफॉल को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ये रेनफॉल के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में आपका सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन के साथ, रेनफॉल के साथ नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे आएगा तो देखो ये वेदरिंग भी, मतलब यहाँ पे ये आपके रॉक्स दिखा रखे हैं, यहाँ से भी वेदरिंग होके कुछ सल्फर रिलीज होगा। और रन ऑफ किसको बोलते हैं हम, जो रेनफॉल का पानी है, जो मतलब बारिश का पानी है जो इनफिल्टर नहीं हो पाता है और वो सरफेस के ऊपर रहता है, उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो उसके साथ मिक्स होके ये कहाँ पे चला गया, वाटर के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, यहाँ पे सल्फेट आयन बना आपका, ब्रेक होके वेदरिंग होगी इसकी इधर पे, उसके बाद ये चीज में चेंज होगा सल्फाइड इन सेडिमेंट, से सेडिमेंट्स में जाके इकट्ठा हो गया इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है। ओके,
अब देखो उसके बाद ये सेडिमेंट्स में है, जब ये देखो फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल, हम जब फिर इनको मतलब जब सेडिमेंट्स में है तो मतलब फॉसिल फ्यूल से आपके कोल हो गए, पेट्रोलियम में सारी चीज, कोल बेसिकली कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल से। तो हम यहाँ पे जब इन फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे इंडस्ट्री में, तो अगेन ये कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में, इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर H2S की फॉर्म में। तो ये एक इसकी साइक्लिंग हो गई, ठीक है। ये एज अ पॉल्यूटेंट रिलीज होता है इंडस्ट्री से, और जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो यही पॉल्यूटेंट है जो सबसे ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हमने सल्फेट आयन को ऐड किया है फर्टिलाइजर, क्योंकि सल्फेट जो सल्फर का कौन सी फॉर्म है जिसको प्लांट अपटेक करते हैं, दैट इज अ सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन मैंने एज अ फर्टिलाइजर सॉइल में डाला, वो सॉइल के अंदर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो एरो लगाए, एक है बैक्टीरिया ने इसको रिड्यूस किया, तो रिड्यूस करके क्या बना, H2S बना आपका, ठीक है। H2S बना, और जब भी ये रिड्यूस सल्फर जो है, जो आपका H2S है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। और सल्फेट आयन ही यूजेबल फॉर्म है सल्फर की, जो कि प्लांट अपटेक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लांट ने इसको अपटेक किया, फिर एसिमिलेट किया, एनिमल्स ने भी इसको अपटेक किया, यहाँ से इनके वेस्ट से फिर से ऑर्गेनिक सल्फर बना, डिकम्पोजिशन हुआ और वो फॉसिल फ्यूल में जाके मिल गया, ठीक है। अब देखो वाटर में क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, यहाँ से लीचिंग से, फर्टिलाइजर रन ऑफ से, इस तरीके से ये ऐड हो सकता है। तो दो तीन चीजें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्लांट कौन सी फॉर्म में अपटेक करता है इसको, सल्फेट आयन की फॉर्म में अपटेक करता है। क्या क्या सोर्सेज है इसके, एटमॉस्फेयर से भी आता है, एटमॉस्फेयर से किस फॉर्म में आएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है वो वाटर के साथ मिक्स करेगा, H2SO4 बनाएगा, वेदरिंग होगी रॉक से, वहां से रिलीज होगा, जो सॉइल के अंदर है वहां से भी रिलीज होगा सल्फेट आयन की फॉर्म में लीचिंग के थ्रू, ठीक है। या फिर जो फर्टिलाइजर रन ऑफ है उसके थ्रू ये सारे इसमें मिक्स होगा वाटर में, वाटर से किस में जाएगा, सेडिमेंट्स में मिक्स हो जाएगा, रिड्यूस होके, और इस तरीके से इसकी साइक्लिंग चलेगी। तो ये है हमारा सल्फर साइकिल, ओके। तो इसको देख लेते हैं एक बार ना, कि अब जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो एटमॉस्फेयर में क्या क्या सोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल कंबशन, मैंने जैसे बताया इंडस्ट्रीज में जो भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, कोल बर्न किया आपने तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। वोल्केनिक इरप्शन, अच्छा ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि वहां से सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। फिर माइक्रोबियल एक्शन ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, तो H2S निकलता है जब भी माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है। द सल्फेट रिड्यूसिंग, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है, ओके। इन ऑल इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस आर यूजुअली एनारोबिक वेयर दे प्रोड्यूस H2S फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ सल्फर, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है उससे क्या रिलीज होता है, H2S विच इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सल्फर। और ये कौन करता है, जो भी आपके सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और रिडक्शन हो रहा था ऑब्वियसली किसकी मतलब सॉरी किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनारोबिक कंडीशन में ये वर्क करता है। Now some of the sulfate reducing bacteria include desulfovibrio, डिसल्फिक। अब अच्छा ये जो मैंने लास्ट भी आपको काफी सारे जब नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ी थी, बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम हमने पढ़े थे, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, आजकल काफी फोकस है इन सारी चीजों पे, ठीक है। डिसल्फिकेंसन, डिसल्फोविब्रियो वल्गैरिस, थर्मो डिसल्फोविब्रियो, येलोस्टोनी डिसल्फो मैक्टम एंड निग्रिफिकेंस एंड डिसल्फोविब्रियो, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे याद करने हैं इनके नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। चलिए, तो अब है आपका एटमॉस्फेयर से, अब हम आते हैं बायोस्फीयर, बायो जियो केमिकल साइकिल अगेन। तो बायोस्फीयर की बात करते हैं। द सल्फर इन द बायोस्फीयर एंटर द बायोस्फीयर इन वन ऑफ द टू वेज, फ्रॉम द, या तो एटमॉस्फेयर से या फिर रॉक वेदरिंग से। मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर मतलब आपके लिविंग, उसमें वो कैसे आएंगे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। इन ईदर ऑफ द टू वे द सल्फर इवेंचुअली मेक इट्स वे टू द सॉइल एंड देन टू द ओशन। द सल्फर इन द एटमॉस्फेयर एड इन द क्लाउड फॉर्मेशन by increasing the number of cloud droplets and the droplet size to decrease। तो जैसे कि सल्फर कम, जो सल्फेट आयन इट इज एन एरोजोल पार्टिकल, एरोजोल पार्टिकल जब मैं एयर पॉल्यूशन आपको बताऊंगी तो डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे। तो ये एक एरोजोल पार्टिकल की तरह एक्ट करता है, ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि SO2 H2O के साथ मिक्स करके क्या बनाएगा, H2SO4। The sulfur particle also called aerosol fall out from the atmosphere to the biosphere। ठीक है, ये एरोजोल पार्टिकल सल्फेट SO4 2 नेगेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
The SO2 present in the atmosphere reaches the biosphere as the gas dissolve in the rainwater to form weak droplets of sulfuric acid. तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है. Besides chemical weathering in the pedogenesis process also result in the movement of sulfur from rock to the soil and the water. Weathering also causes the release of sulfur in the air as some of it converted into सल्फेट. तो यही बताया कि सल्फेट आयन में कैसे वो कन्वर्ट होता है. क्यों उसको कन्वर्ट होना है सल्फेट आयन में? क्योंकि सल्फेट आयन की फॉर्म में ही प्लांट उसको अपटेक करेंगे. ओके, बिकॉज इट इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट. अब देखो प्लांट एंड एनिमल अपटेक. वंस द सल्फर रीचेस द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोस्फीयर इट इज टेकन अप बाय प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक्ट एज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड यूटिलाइज सल्फर एज अ form of energy. Now other microorganisms in the soil aid in making sulfur available to plants so that it can be taken up with water from the soil. Okay, now the sulfur taken up by living organism is used in the formation of molecules like proteins and nucleotides. मतलब कि क्यों हमें जरूरी है, क्यों सल्फर प्लांट्स मतलब प्लांट्स अपटेक करें, क्योंकि किसमें हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. इन द ओशन इकोसिस्टम chemoautotropic microorganism utilize sulfur to produce organic compound in the form of sulfate. तो जो सल्फेट आयन वहां पे ओशन में गया था तो वहां पे कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सल्फेट को एज अ एनर्जी यूज करते हैं. ओके, फिर है लिथिफिकेशन एंड रिलीज. ओके, नाउ दिस अब ये हो गया, प्लांट्स ने अपटेक कर लिया. और उसके बाद क्या है, द सल्फर इन द बायोस्फीयर देन सर्कुलेट थ्रू द फूड चेन एज द कंज्यूमर फीड. जैसे कंज्यूमर हम लोग एकदम प्लांट के ऊपर फीड करेंगे एंड देन रीच द माइक्रोबियल चेन. फिर हम मतलब जो भी वेस्ट होगा उसके ऊपर माइक्रोब्स फीड करेंगे. द सल्फर दैट डज नॉट सर्कुलेट फॉल इन द डेप्थ ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन हैबिटेट एंड रिमेन देयर इन द कंबाइंड फॉर्म इन रॉक्स. तो जो सल्फर सर्कुलेट नहीं हुआ है वो जाके सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा और वहां पे किस फॉर्म में रहेगा, वो आयरन सल्फाइड की फॉर्म में रहेगा. नाउ द सल्फर, जो सल्फर फूड चेन में इट अंडरगो द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड कन्वर्टिंग द सल्फेट इनटू सल्फाइड सो दैट दे कैन बी रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर. क्योंकि पूरा साइकिल चलना है तो जो सल्फेट है वो अगेन सल्फाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. sulfur reducing bacteria on the organic form of sulfur to form inorganic form like hydrogen sulfide which is further reduced to sulfur, जो atmospheric sulfur है. The sulfur in the lithosphere also releases back to the atmosphere as a result of volcanic activity. तो ये कुछ sources बताएं कि कैसे उसका मतलब फिर से आपका उसमें जाके एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा. बिकॉज इट इज अ साइकिल, तो आपको साइकिल की फॉर्म में इसको पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी और सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी. एंड आई होप अब ये आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स सारी क्लियर हो गई होंगी. कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड अभी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने आपको बताया था, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि वो भी एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया आज के मतलब जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो उस हिसाब से. एंड ये चीजें आप पढ़ते रहिए एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.